Welcome students in the class of chemistry of standard 10. इस क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्लासेस हो चुके हैं। ये चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और ऑलरेडी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस और उससे रिलेटेड डिटेल्स का डिस्कशन पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। नाउ वी आर इन द सेकेंड फेज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के सेकेंड फेज में आज हम लोग हैं एंड दैट इज द केमिकल इक्वेशन। इसका फर्स्ट फेज केमिकल रिएक्शन था जिसका डिटेल्स हम लोगों ने पहले के क्लासेस में किया था। आज हम लोग केमिकल इक्वेशंस और उससे रिलेटेड डिटेल्स पर डिस्कशन करेंगे। केमिकल इक्वेशन इनफैक्ट केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड है। एक्चुअली ये एक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन एक स्टेटमेंट है, लैंग्वेज में जनरली हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, और उसी रिएक्शन का एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन उस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दिस इज द स्टेटमेंट which shows the reaction between hydrogen and oxygen to produce water। अब इसी स्टेटमेंट को अगर ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है, ब्रीफ में रिप्रेजेंट करना है, तो थ्रू इक्वेशन वी कैन रिप्रेजेंट इट। इसलिए केमिकल इक्वेशन के डेफिनेशन में ऐसा मेंशन किया गया है, द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, the shorthand representation of a chemical reaction। ये पॉसिबल कैसे है? तो जो भी रिएक्शंस में सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं उनके सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज किया जाए, तो दिस इज पॉसिबल टू शो इट्स शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे डिफिनेशन के थ्रू हम देख रहे हैं the shorthand representation of a chemical reaction by using symbols or formulae of the substances involved। उस रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं उनके सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करते हुए उनका रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो दैट इज द ब्रीफ और शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, और वो रिप्रेजेंटेशन उस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन होगा। यहाँ पे जैसा पहले एक रिएक्शन पर हम लोगों ने चर्चा किया कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब उसी रिएक्शन का अगर इक्वेशन रिप्रेजेंट करना, तो यू नो हाइड्रोजन का सिंबल H, मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसको H2 लिखते हैं। H2 हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। क्या देख रहे हैं कि वो एक रिएक्शन जो स्टेटमेंट था उसको हमने इस छोटे से स्पेस में रिप्रेजेंट कर दिया है, और इस चीज को देखते हैं तो एक आइडिया मिलता है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ और बना वाटर। यहाँ ये H2O is the formula of water, hydrogen is the molecular formula of H2 is the molecular formula of hydrogen, and O2 represents oxygen। तो इस तरह से सिंबल एंड फॉर्मूला का यूज करके इस रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन को ब्रीफ करके शो करना, उसका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशंस जनरली दो टाइप के होते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। Unbalanced and balanced chemical
इक्वेशन में इंफॉर्मेशन तो दोनों तरह के इक्वेशन से रिएक्शन के बारे में मिल जाता है, बट एक राइट इंफॉर्मेशन वी कैन गैदर फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या फर्क है। जनरली हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स को शो किया जाता है और एक एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं। एक इक्वेशन बैलेंस्ड है, इस बात का पैरामीटर होगा कि रिएक्टेंट साइड में जो भी एटम्स हैं उनका नंबर कॉरस्पॉन्डेंटली प्रोडक्ट साइड में उनके नंबर्स के बराबर होना चाहिए। चेक करते हैं इसको। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में दो एटम है हाइड्रोजन के, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के दो एटम है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के दो एटम है, प्रोडक्ट साइड में सिंगल ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के हैं, प्रोडक्ट साइड में उतने एटम्स नहीं हैं। इट मींस दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is not balanced, actually it is unbalanced chemical equation। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स कॉरस्पॉन्डेंटली प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल नहीं है, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड। इसी इक्वेशन को अगर हम बैलेंस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो यहाँ पे पहले इसको अगर अनबैलेंस्ड फॉर्मेट में ले जाते हैं, जैसा कि वहां पे मेंशन किया गया है, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। जैसा पहले भी देख चुके हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे अनबैलेंस्ड मैनर में है, इनको अगर बैलेंस करना है तो इसके लिए हमारे पास राइट है, दैट मींस अधिकार है कि हम उन सब्सटेंसेस के स्टार्टिंग में कोई नंबर को पुट अप कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, यहाँ भी दो एटम है, ऑक्सीजन यहाँ दो एटम है, ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल एटम है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो इक्वेशन तो बैलेंस हो जाएगा, बट दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम किसी भी सब्सटेंस के एंड में नंबर को पुट अप कर सकें, क्योंकि ऐसा करने से फार्मूला चेंज हो जाता है। अभी H2O2 इज नॉट अ फार्मूला ऑफ वाटर, तो रिजल्ट को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे नंबर नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में भी इसके दो एटम हो, इसके लिए हमारे पास ये स्पेस है जहाँ पे नंबर लगा सकते हैं। ओके, 2 ऑक्सीजन एटम्स तो हो गया, बट प्रोडक्ट साइड में एक और चेंज हो गया है। हाइड्रोजन अब प्रोडक्ट साइड में 2 2 4, यानी 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, बट रिएक्टेंट साइड में अभी भी 2 ही एटम्स हैं हाइड्रोजन के, जो 4 करने के लिए यहाँ पे नंबर 2 पुट करेंगे, देन आफ्टर वी गेट 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड आल्सो। इस समय ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, और ये जो मेथड अप्लाई किया गया है बैलेंसिंग के लिए, दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड में नंबर पुट किए जाते हैं जो भी इक्वेशन में सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं उनके स्टार्टिंग में, और सम टाइम ये नंबर इरेज किए जाते हैं, नंबर चेंज किए जाते हैं, फिर अप्लाई किए जाते हैं, तब तक जब तक ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो। ये मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है, और इस मेथड पे हमारा कमांड तभी हो पाएगा जब हम जितने ज्यादा इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे, हमारा बैलेंस करने का जो ये मेथड है उतना ज्यादा डेवलप होगा। तो इस क्लास में हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस करने का यही मेथड फॉलो करना है, दैट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड।
तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एक चीज देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड पे जो भी एटम्स हैं उनका नंबर प्रोडक्ट साइड में कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स के नंबर के इक्वल है। दैट इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन क्या इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है? अगर है तो क्यों जरूरी है? एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या गलत इंफॉर्मेशन मिलता है जिसके लिए इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए? तो इस इक्वेशन पर अगर हम लोग चेक करें कि जो भी लॉ, जो कि 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लेवोजियर ने बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स के टोटल अमाउंट के इक्वल होते हैं। यानी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms are neither created nor destroyed, only they are rearranged to form a compounds। मतलब ये कि सब्सटेंसेस जितने क्वांटिटी में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट भले ही चेंज हो जाए लेकिन उनका मास रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम देखें यहाँ पे मास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 यूनिट है, 2 हाइड्रोजन है 1 × 2 यानी 2 यूनिट। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16 है, 2 यूनिट के लिए 16 × 2 32 यूनिट। ओवरऑल रिएक्टेंट का मास आ रहा है 2 + 32 यानी 34 यूनिट। प्रोडक्ट में देखें हाइड्रोजन के लिए 1 × 2 + 16 यानी आ रहा है 18 यूनिट। दैट मीन्स दिस इक्वेशन शोज द लॉस ऑफ 16 यूनिट। यहाँ पे टोटल मास जो रिएक्टेंट का 34 यूनिट है, बट प्रोडक्ट हम लोगों को मात्र 18 यूनिट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 यूनिट का यहाँ पे लॉस है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगेंस्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना है कि अगर रिएक्टेंट यहाँ पे 34 यूनिट है तो प्रोडक्ट भी 34 यूनिट होना चाहिए। मास में ना तो इंक्रीजमेंट होगा और ना ही किसी तरह का लॉस होगा। इसका मतलब ये है कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर इसी को हम लोग बैलेंस करके देखते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 2H2 + O2 फॉर्म 2H2O। यहाँ पे देखें 2 × 1 × 2 दैट मीन्स 4 यूनिट। ऑक्सीजन के लिए 16 × 2 32 यूनिट। वाटर के लिए 2 × 1 × 2 + 16 that means 2 + 16 18 × 2 36 यूनिट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट देखते हैं 4 यूनिट + 32 यानी 36 यूनिट। इस केस में हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का टोटल मास 16 यूनिट है और प्रोडक्ट का टोटल मास भी 36 यूनिट है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इन दोनों केसेस को ऑब्जर्व किया है, then we get an idea about that. An unbalanced chemical equation does not satisfy the law of conservation of mass, but a balanced chemical equation satisfy the law of conservation of mass. Conclusively,
हम ऐसा कर सकते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्या है, तो a chemical equation should be balanced to satisfy the law of conservation of mass. अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए what is the need of balancing a chemical equation, तो बहुत सिंपल आंसर होगा ये chemical equation should be balanced to satisfy the law of conservation of mass. इसीलिए एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिल पाता है। केमिकल इक्वेशन के थ्रू और भी कई तरह के इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें जो टॉपिक देखने जा रहे हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को और कैसे इंफॉर्मेटिव, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिएक्शंस के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, बावजूद उसके कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं जो जनरल बैलेंस्ड इक्वेशन से नहीं मिल पाते हैं। जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट क्या है, बनने वाले प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट क्या है। अगर रिएक्शंस थर्मल रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है, दैट इज नॉट इन्फॉर्म्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड ऑल्सो you know, all type of reactions are not performed under general conditions. Actually, the specific conditions are needed for the performing of different chemical reactions. तो एक general balanced chemical equation ये आइडिया हमें नहीं देते कि ये रिएक्शन किन कंडीशंस में होगा या किन कंडीशंस की जरूरत है इन रिएक्शंस के परफॉर्मिंग के लिए। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस का शॉर्टेज रह जाता है जो हमें नहीं मिल पाता है एक जनरल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। लेकिन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को इन सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। तो हमारा ये टॉपिक इसी चीज से रिलेटेड है, how do we make a chemical reaction or chemical equation more informative। एक केमिकल इक्वेशन को हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो we have three methods, by using them we can make a balanced chemical equation more informative। First, by showing the physical states of substances involved। उस केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं उनके फिजिकल स्टेट को मेंशन करके, जैसे एग्जांपल हम लोग के वाटर के फॉर्मेशन के लिए देखें H2+O2 फॉर्म H2O, इनको बैलेंस कर दिया है। यहाँ पे अगर ऐसा मेंशन है GGL, तो जनरली हम लोग फिजिकल स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, और कभी कभी जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन होता है यानी वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन, तो उसके लिए हम लोग AQ सिंबल का यूज करते हैं। तो सॉलिड के लिए जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो है S for liquid, L for gas, G and for aqueous AQ। aqueous वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर प्रेजेंट होते हैं यानी वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने मेंशन किया है GGL। ये शो करता है कि दिस सब्सटेंस इज इन गैसियस स्टेट,
दिस इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट एंड दिस इज इन लिक्विड स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन में जो भी सब्सटेंसेस हैं उनके साइड वाइज एस एल जी या AQ सिंबल मेंशन करके उनके फिजिकल स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए जा सकते हैं। तो एक ये मेथड है जिससे उनको इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। सेकेंड, ये उन रिएक्शंस के लिए है जो थर्मल रिएक्शंस हैं, जो मेनली दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक रिएक्शन के लिए जब हम इक्वेशन मेंशन करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, एक जनरल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चलता है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अगर हमने प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जनरली कोई भी सब्सटेंसेस होंगे, अगर हमने इस इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट मेंशन किया है तो ये इस बात को शो करते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और यही अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट मेंशन करें और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस इक्वेशन शोज दैट हीट इज एब्जॉर्ब, यानी ये एक ऐसा इक्वेशन होगा जो ये शो करता है कि इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है। सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी अगर रिएक्शन थर्मल है और उसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो बाय पुटिंग प्लस हीट ऑन आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, या तो रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट को मेंशन करके उस इक्वेशन के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है कि वेदर दैट इक्वेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। And third one is by mention the conditions. Generally, substances. By the way, बहुत simple example लेते हैं. This is coal. और इनका कंबशन कराना, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या कोल को एयर में एक्सपोज कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि स्पेशलाइज्ड कंडीशन इज नीडेड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने एक सिंबल डाल दिया, दिस इज, ये हीट का सिंबल, या तो ऐसा सिंबल दे सकते हैं या हीट मेंशन कर सकते हैं। अब ये एक इंफॉर्मेशन है कि इनके रिएक्शन के लिए इनको हीट करना जरूरी है, बिना हीट किए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से जब हम इक्वेशन मेंशन करते हैं तो एरो के ऊपर या नीचे उन कंडीशन को मेंशन करके ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि किस कंडीशंस में ये रिएक्शन हुआ है, यानी व्हाट कंडीशंस आर नीडेड फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ दैट इक्वेशन। तो दीज आर थ्री वेज, by using them we can make a balanced chemical equations more informative। आज हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन के टाइप्स और कैसे इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इस पर डिस्कस किया है। और ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन ऑफ द क्लास टुडे, here two questions are given as a homework. First one is differentiate between balanced and unbalanced chemical equation। आज के टॉपिक के डिस्कशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आप लोग को करना है।
फर्स्ट है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, एग्जांपल भी मेंशन करना है इसके लिए। एंड सेकंड, एक्सप्लेन हाउ डू वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ऊपर इनसे रिलेटेड आइडियाज दिए गए हैं, इनको एक्सप्लेन करना है, दैट मींस बाय यूजिंग एग्जांपल इस टॉपिक को लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। That's all. Thank you.